आपसे उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आज हम ये केमिस्ट्री का ये पार्ट 8 रहेगा। इसमें आज हम 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी नेक्स्ट एमटीएस का या ग्रुप डी का या एनटीपीसी जो सेकेंड स्टेट जो एग्ज़ाम होने वाला उन सब के लिए क्या है, बहुत ही वीडियो बहुत ही उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आई बस समझ में। चलिए तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आपको बताना है। कहता है कि दूध के फटने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, दूध के फटने पर लैक्टिक अम्ल क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या होता है, दूध के फटने पर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर रहा 2। ये रहा स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द्रवित ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, द्रवित ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा एलपीजी गैस क्या होता है, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट की तरफ आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने 3। कहता है क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी। ऑप्शन में लिखा है सिम्पसन, बी में लिखा है वाटसन और सी में लिखा है लिस्टर और डी में लिखा है कोल्बे। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है, सिम्पसन जो है इसने क्या किया है, क्लोरीन का खोज, क्लोरोफॉर्म की खोज की। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ आते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्वेश्चन पे, ठीक है, अगर जहाँ देने लायक टाइम हो वहाँ पर टाइम दे देंगे। ठीक है, चलिए रहा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 4। पेट्रोलियम एक मिश्रण है, तो आपको बताना है पेट्रोलियम मिश्रण किसका मिश्रण है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोनेटो का, और सी में लिखा है हाइड्रोकार्बनों का और डी में लिखा है कार्बाइड का। तो याद रखिए दोस्त, यहाँ पर आंसर कौन होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ आते हैं। ये रहा आपका 5, कहता है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुए थे। जो 1984 में जो भोपाल में गैस लीक हुआ था, उस गैस का नाम बताइए, जिसमें बहुत सारे इंसानों की मृत्यु हो गई थी। बहुत ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन। तो याद रखिएगा इसमें सही आंसर कौन होगा, तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपके सामने बी होगा दोस्त। ठीक है, यानी ऑप्शन बी, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। इसी के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी में बहुत सारे इंसान की जान गई थी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। कहता है निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप बेहोश करने में उपयोग होता है। तो याद रखिएगा मीथेन होगा, अमोनिया होगा, क्लोरीन होगा या क्लोरोफॉर्म होगा। तो याद रखिएगा क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है बेहोशी करने में। ठीक है दोस्त, ये चीज को भी आप लोग को माइंड में होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है। कहता है रबर के व्यापारिक वल्नीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है। जब रबर का व्यापारिक वल्नीकरण किया जाता है तो बताना है किसमें से कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर गंधक का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है, गंधक, जिसको सल्फर भी कहते हैं, इसी का प्रयोग रबर के व्यापारिक वल्नीकरण में किया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। जितना भी क्वेश्चन हम लिया हूँ वह किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्त, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 5% जल वाले इथेनॉल, इसमें जल की मात्रा 5% हो तो उस इथेनॉल को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उस इथेनॉल को कहते हैं परिशोधित स्पिरिट। क्या बोलते हैं, परिशोधित स्पिरिट, यानी ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया, साबुन जो बनाया जाता है जिस प्रोसेस के द्वारा, तो उस प्रोसेस का नाम आपसे पूछा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है साबुनीकरण, बी में लिखा है जल अपघटन और सी में लिखा है द्रवन और डी में लिखा है बहुलीकरण। तो याद रखिएगा साबुन के नाम पर ही है उसका प्रक्रिया का नाम साबुनीकरण, यानी ऑप्शन ए आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ये रहा 10। कहता है निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा है। सबसे मीठा कौन है, इसे बताने में सबसे मीठा कौन होता है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। याद रखिएगा यहाँ पर फ्रक्टोज जो होता है सबसे मीठा शर्करा होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, जहाँ बताने लायक होगा, एक्सप्लेन करने के लायक होगा, एक्सप्लेन ज़्यादा कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओजोन परत जो होता है को नुकसान पहुँचाता है। ओजोन जो परत होते हैं इसमें कौन सा ऐसा गैस है जो ऑक्सीजन परत को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो याद रखिएगा CFC, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
जो क्या करता है वो ओजोन परत को नुकसान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है विकृत कृत स्पिरिट इथेनॉल का मिश्रण है, इसके साथ और क्या मिलाया जाता है? इसके साथ और क्या मिलाया जाता है? पेट्रोल के साथ, केरोसिन के साथ, जल के साथ। इसको जो कहता है विकृत स्पिरिट जो है इथेनॉल का मिश्रण है, तो ये किसके साथ और मिक्स होता है? तो याद रखिएगा पायरीडीन के साथ। क्या होता है? पायरीडीन के साथ ही क्या होता है? मिक्सअप होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये आ गया टेफ्लॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि टेफ्लॉन का प्रयोग कहाँ, टेफ्लॉन क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड है। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लिया गया आपका स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन नंबर 14। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में निम्नलिखित में से होता है, इसमें कौन सा डिटर्जेंट जो है यूज़ किया जाता है जब कपड़ा या उसको साफ करने के लिए हम लोग करते, कपड़ा या बर्तनों को साफ करते? याद रखिएगा सल्फोनेट। क्या होता है? सल्फोनेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहले आप खुद से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्त, आप 30 में कितने स्कोर करते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। और इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी एनी प्रॉब्लम्स, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें रिपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं होता? तब देखिए चीनी जो होता है, तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन जो दिया गया इसमें से कौन सा जो होता है जो चीनी में नहीं पाया जाता है। तो कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है ये नहीं पाया जाता। तो इस चीज़ को आपको याद होने चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है कि शर्करा का जो फार्मूला होता है उसको याद रखिए। एक फार्मूला भी याद रहेगा। आपसे पूछ जाएगी शर्करा का फार्मूला क्या होता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि शर्करा जो शुगर जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला याद रखिए तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक स्वचालित इंजन लिखा हुआ है में कौन सा हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? किसके रूप में? हिमरोधी के रूप में बताना है। प्रोपिल एल्कोहल, एथनिल एल्कोहल, एथनॉल लिखा हुआ, सिम लिखा है, एथिलीन ग्लाइकोल। तो याद रखिएगा ऑप्शन तो छिपा हुआ है डी, लिए थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो मिथनॉल एल्कोहल, मेथनॉल है ये। तो बस ये याद रखिएगा यहाँ पर होता है एथिलील ग्लाइकोल जो होता है, जो हिमरोधी के रूप में स्वचालित इंजनों में क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्त, प्यारे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक, क्योंकि यही लाइक जो होता है मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने में क्या करता है? मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्त, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्त एक और रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से कि इस वीडियो को कम से कम आप 4 या 5 किसी के पास हर इंसान अगर शेयर करेगा तो मेरे लिए क्या होगा? बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है दोस्त, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, अगर एक शेयरिंग से किसी का अगर भला होता हो तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धाव को मतलब जो दौड़ाक होता है, ठीक है, दौड़ाक होता है, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो दौड़ाक होता है, दौड़ने के बाद उसके मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द का अनुभव होता है। कैसा होता है? दर्द का अनुभव होता है। तो कौन से अम्ल यानी कौन से एसिड जो होता है मांसपेशियों में क्या होता है? जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है? मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है। तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है मांसपेशियों में क्या होता है? स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है, संचयन हो जाता है। इसी की वजह से मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होता है। मांस मतलब मसल समझिए, मांस, ठीक है, उसमें क्या होता है? दर्द हो जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए रहा स्क्रीन पे आपको, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मूत्र के स्रवण को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त औषधि कौन सा? आप लोग बताइए, सही आंसर इसका बताए। औषधि, दवा, मेडिसिन जो भी कौन है? एंट्रीनेलिन, मायोयूरेटिक, सिम लिखा डायूरेटिक और डीम लिखा ट्रायूरेटिक। तो याद रखिएगा डायूरेटिक।
जो मूत्र के स्रावन को बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 19। आप लोग के स्क्रीन पे जो साफ साफ क्लियर दिख रहा है, तो आप लोग बताएं यहाँ पे कि हाइड्रोक्सी समूह वाला कार्बनिक अम्ल कौन सा है। इसमें बताना है कार्बनिक अम्ल कौन सा है। ठीक है दोस्त, चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। तो सही आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, कार्बोलिक अम्ल, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये रहा आप लोग को क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि गहरे तले हुए का मतलब कुछ ज्यादा फ्राई किया हुआ चीज, ठीक है, तला हुआ खाद्य पदार्थ के कैरोजन होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। उसमें क्या सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वसा, बी में लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, सी में लिखा है पकाने के तेल, और डी में लिखा है निकोटीन। तो याद रखिएगा गहरे खाद्य पदार्थ जो होता है के कैरोजन होते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो फैट होता है, यानी वसा होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए होगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो स्क्रीन पे आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, जिसको पता नहीं हो शीशा पहले मारेगा। तो शीशा पेंसिल बनाने में शीशा का यूज नहीं किया जाता है, कार्बन का यूज नहीं किया जाता, अभ्रक का यूज नहीं किया जाता, मतलब ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो ये चीज को याद रखिए, नहीं कि शीशा पेंसिल समझकर शीशा मार दीजिएगा। ठीक है, और जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो शीशा जरूर मारेगा। ये मेरा 90% चांसेज है, या तो छोड़ेगा नहीं तो शीशा मारेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ कहता है टेट्रा इथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है। फॉसिल्स ईंधन दहक में उत्प्रेरक का काम करता है, प्रतिऑक्सीकारक के रूप में काम होता है, अपस्फोटरोधी यौगिक के रूप में काम करता है, या कहता है कि अपचायक के रूप में कार्य करता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी, अपस्फोटरोधी कंपाउंड यानी यौगिक के रूप में ये काम करता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 जो स्क्रीन पर आप लोग को क्लियर दिख रहा है। कहता है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, मतलब हाइड्रोजन को उस से क्या करता, हाइड्रोजन को क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है, नहीं हटा देता है। तो वो कौन सा है, याद रखिएगा जस्ता। जस्ता क्या हाइड्रोजन से क्या अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जब जस्ता और एसिड से रिएक्शन होता है, मान लीजिए H2SO4, तो उसमें से हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये जस्ता उसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसको हटाकर उसके जगह पे खुद बैठ जाना। ठीक है, ये हुआ जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल माइंड में होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको साफ साफ स्क्रीन पे एक पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, और इसमें आप या ऑब्जर्व अगर सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि संक्रमण धातु कहाँ पर होता है। कुल 4 ब्लॉक होते हैं, SP, DF। तो डी ब्लॉक वाले जो होते हैं वह संक्रमण धातु के अंदर आते हैं। तो एल्युमिनियम जो होता है P ग्रुप में आता है, C जो है C, और D जो होता है S ब्लॉक में आता है, और A जो है P ब्लॉक में आता है। मैग्नीज जो हो गया ये D ब्लॉक में जाता है। तो D ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं संक्रमण धातु के अंदर आता है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है, यानी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। कहता है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक, इधर छिपा हुआ है, हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन है, याद रखिएगा टीन। क्या है आंसर यहाँ पे, टीन होगा। ठीक है, क्या होगा, टीन जो है हाइड्रोजन से क्या है अधिक अभिक्रियाशील होता है। बाकी पारा, चांदी, तांबा जो है हाइड्रोजन से नीचे आता है। जब इसका देखिएगा अभिक्रियाशील समूह का जब टेबल देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कहाँ पर है। ठीक है, तो टीन जो है हाइड्रोजन के ऊपर आता है, बाकी पारा, चांदी, तांबा जो है हाइड्रोजन के नीचे आता है। तो जो ऊपर होगा वो हाइड्रोजन को हटा सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से कौन अधिक अभिक्रियाशील, यहाँ पर टीन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए
अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चलिए, सीमेंट की खोज किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीमेंट की खोज किसने की? याद रखिएगा, सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ आस्पिरिन। जोसेफ आस्पिरिन जो है उन्होंने सीमेंट की खोज की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सुपर फॉस्फेट में उपस्थित धातु परमाणु, जो सुपर फॉस्फेट जो कौन सा धातु होता है? तो याद रखिएगा कौन सा धातु होता है, तो याद रखिएगा उसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल स्वेटर बनाने में काम आता है, क्या है? ऊन के बदले, देखिए ऊन के जगह पे सिंथेटिक कंबल, क्या लिखा हुआ है? ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक। ठीक है, ऊन न प्रयुक्त करके उसी पर कुछ दूसरा यूज किया जाता है जिसे सिंथेटिक कंबल या स्वेटर बनाए जाते हैं, तो वो क्या है? याद रखिएगा नायलॉन। क्या है? नायलॉन के यूज करते हैं ऊन के बदले, ऊन के जगह पे। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व की अभिक्रियाशील का सही क्रम है? बताने इस चारों में कौन सा है जो एक सही है, बाकी क्या है? गलत है। ठीक है, तो एक चीज नोटिस कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए सोडियम चारों में है, तो सोडियम चारों में है और एरो का या ग्रेटर देन का साइन देखिए किस तरह से, तो जिसमें सोडियम पहले होगा वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जिसमें सोडियम पहले होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए सोडियम वाला दो ऑप्शन दिख रहा है, बी और डी दिख रहा है, तो बी और डी ही होगा, ए और सी होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब बी और डी में देखिए कि सोडियम पहले, उसके बाद क्या है? Zn है, यहाँ पे Zn लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है? Mg यानी मैग्नीशियम है। तब मैग्नीशियम है Zn, बताइए दोनों में किसका भी क्या सील ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम का होता है। तो जब Z से ज्यादा मैग्नीशियम यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि Z जो होता है मैग्नीशियम से ज्यादा, सॉरी मैग्नीशियम जो है Zn से क्या होता है? ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, तो ये पार्ट 8 का लास्ट क्वेश्चन है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन गैस का निस्तारण होता है, तो समझिए कि निकलता है। जुगाली मतलब जब कोई जानवर खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद बैठकर पागुर करता, मुंह चलाता रहता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा कि एक जानवर जो है पागुर कर रहा है। ठीक है, तो उस दौरान कह रहा है कि कौन सा गैस निस्तारण करता है, कौन सा गैस बाहर निकलता है जब वो पागुर करता है। तो ठीक है ना, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी और नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा गैस निस्तारण होता है, बाहर आउट होता है? मीथेन। ठीक है दोस्त, तो ये रहा, हमने आप लोग के साथ 30 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। ठीक है दोस्त, अगर जिस को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, और जो फ्रेंड इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले। और उसके साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।